नमस्कार। भौतिक भूगोल में आज के व्याख्यान में हम हिमानी और उसके कार्य और कार्य से उत्पन्न स्थल रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिमानी किसे कहा जाता है। अगर भूगर्भिक इतिहास देखें तो स्थलाकृति निर्माण में हिम का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हिम जल का ही एक ठोस रूप है जो तापमानों के हिमांक यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे पहुंचने पर प्राप्त होता है। वर्तमान समय में हिम का कार्य क्षेत्र केवल उच्च अक्षांशों और समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित हिमावृत भागों में विस्तृत है। लेकिन जो प्लेस्टोसीन युग आया था, जो हिमकाल आया था, जो लगभग आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व धरातल पर था, उस समय लगभग पृथ्वी का 1/5 भाग हिमावृत था। हिमांतर काल में हम हिम पिघलने पर हिम के अपरदन एवं निक्षेप कार्यों से उत्पन्न जो स्थलाकृतियां हैं उनको हिमानीकृत स्थलाकृतियां कहा जाता है। हिम का अपरदन कार्य काफी विवादास्पद रहा है। इस विषय पर दो प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली है संरक्षणवादी विचारधारा और इसके अनुसार स्थायी हिम नीचे बिछी शैलों का संरक्षण प्रदान करता है। अपरदनवादी विचारधारा के जो समर्थक विद्वान हैं, इनके अनुसार गतिशील हिम अपरदन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस वर्ग के विद्वान अपने तर्क से के समर्थन में प्लेस्टोसीन युगीन हिमनद और उससे उत्पन्न स्थलाकृतियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो हिमानी जो उच्च अक्षांशों में या जो समुद्र तल से ऊंचे जो प्रदेश हैं वहां पर जो बनती हैं, तो इसके कुछ प्रकार होते हैं हिमानी के। तो अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो हिमानी के प्रकार। आकार, स्वरूप और निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से हिमानियां अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किया है। आलमेन ने इसका वर्गीकरण 1948 में प्रकाशित हुआ था। इस विद्वान ने हिमानियों का आकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए इनके 3 मुख्य और 11 उप विभाग बताए हैं। इनके अनुसार 3 प्रमुख जो हिमानियां हैं उसमें पहली है महाद्वीपीय हिमानी, दूसरी घाटी हिमानी और तीसरी है गिरिपदीय हिमानी। सामान्यतः वो रूप और आकार के आधार पर 4 प्रकार की हिमानियां बताई गई हैं। पहली है हिमटोपी। कुछ विद्वान इन्हें हिमचादर का लघु रूप मानते हैं। अन्य विद्वान पर्वत शिखरों पर स्थित हिमचादर को हिमटोपी कहते हैं। ये अधिक ऊंचाई पर स्थित होती हैं और इनसे अनेक हिमानियों की उत्पत्ति होती। दूसरा है महाद्वीपीय हिमानी। विस्तृत क्षेत्र में लगातार हिम संचित होने से एक विस्तृत हिम चादर की उत्पत्ति होती है। अधिक विस्तृत होने के कारण इसे महाद्वीपीय हिमानी भी कहा जाता है। ये प्राय स्थिर हिम क्षेत्र होते हैं। इनके सरकने की गति बहुत मंद या अदृश्य होती है। प्लेस्टोसीन युग में यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका का लगभग आधा भाग हिम चादर से ढक गया था, लेकिन वर्तमान समय में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका ही व्यापक महाद्वीप हिमानियां दृष्टिगोचर होती है। तीसरा है पर्वतीय या घाटी हिमानी। उच्च पर्वतों में स्थित हिमटोपियां या हिम क्षेत्रों में जब हिमराशि गुरुत्व के कारण ढाल से नीचे सरकती हैं, तब इसे पर्वतीय या घाटी हिमानी कहा जाता है। आल्प्स में इन हिमानियों का विशेष अध्ययन होने के कारण इन्हें अल्पाइन हिमानी भी कहा जाता है। पर्वतीय ढाल से घाटी की ओर बहने के कारण इन्हें घाटी हिमानी भी कहा जाता है। ये केवल हिमरेखा तक स्थित होती हैं। आल्प्स, हिमालय, काराकोरम, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें विश्व प्रसिद्ध हिमानियां अवस्थित हैं। अगली जो हिमानी का प्रकार है गिरिपदीय हिमानी। पर्वतों से उतरकर कई हिमानियां तलहटी में एकत्रित होती हैं। ये हिमानियां उच्च अक्षांशीय पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अलास्का की बेलास्पिना हिमानी, पश्चिम ग्रीनलैंड में फेडरिक साब हिमानी, अंटार्कटिका में
बटर पॉइंट हिमानिया इसके मुख्य उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब ये हिमानिया है जो ये गति करती हैं, तो इनकी गति किस हिसाब से होती है, तो अगला जो पॉइंट लेंगे, हिमनदीय गति। प्राचीन काल में हिमानियों को स्थिर माना जाता था, किंतु सबसे पहले स्विस विद्वान ह्यूजी ने हिमानी की गतिशीलता का प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया। इसके बाद में अगासीज ने भी हिमानियों की गति के बारे में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए थे। इन्होंने ये भी बताया कि हिमानी के मार्ग में सर्वत्र समान गति नहीं होती है, किनारे की अपेक्षा मध्य में अधिक गति होती है। हिमानी की तली की अपेक्षा सतह पर अधिक गति होती है, लेकिन यह निश्चित है कि हिमानी की गति नदी की भांति नहीं बल्कि बहुत मंद गति से होती है। सामान्यतः ग्रीष्म की अपेक्षा शीतकाल में तीव्र गति पाई जाती है। प्रत्येक हिमानी की गति दर भिन्न होती है। संसार में सर्वाधिक तीव्र गति वाली हिमानियां ग्रीनलैंड में पाई जाती है। यहां हिमानियों की गति 3 मीटर प्रतिदिन पाई जाती है, जबकि विश्व की विशालतम बर्डमोर हिमानी अंटार्कटिका केवल 1 मीटर प्रतिदिन की दर से आगे की ओर बढ़ती है। सामान्यतः हिमालय की हिमानियों में दैनिक गति मध्य में 30 सेंटीमीटर तक होती है। काराकोरम श्रेणी में स्थित वाल्टोरो हिमानी में दैनिक गति 1 से 2 मीटर होती है। हिमानियों में गतिशीलता के कारणों के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार संचित हिम में भार वृद्धि होने पर गुरुत्व के कारण हिम सरकती है। इस मत के आलोचकों का कहना है कि यदि गुरुत्व शक्ति के कारण हिम में गति होती है तो ग्रीष्म की अपेक्षा शीत ऋतु में हिमानी की गति अधिक होनी चाहिए, किंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता। इस कारण द्वितीय वर्ग के विद्वान जल से हिम बनते समय आयतन में वृद्धि के कारण हिमराशि में गति मानते हैं। हिमानी 2 प्रकार से गतिशील होती है। जब यह आगे बढ़ती है तो इसे हिमानी का बढ़ना कहा जाता है, और जब हिमानी का अग्रभाग अधिक ताप या वाष्पीकरण के कारण नष्ट हो जाता है तब हिमानी पीछे सरकती है। यह क्रिया हिमानी का निवर्तन कहलाती है। हिमानी के पिघलकर नष्ट होने की क्रिया को अपक्षरण कहा जाता है। अब यह तो हुआ हिमानी के प्रकार और हिमानी की जो गति है उसके बारे में। और जब ये गति करती है तो इस गति के कारण के द्वारा जो हिमानी के द्वारा कार्य होता है उसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो हिमानी के कार्य अपर्दन के सक्रिय साधन के रूप में हिमानी परिवहन और निक्षेप कार्य भी करती है। हिमानी का अपर्दन कार्य विवादास्पद है। संरक्षणवादी विद्वानों के अनुसार स्थायी या स्थिर हिम नीचे की सेलों को ढककर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अपर्दन के समर्थकों के अनुसार गतिशील हिम विभिन्न क्रियाओं द्वारा सेलों का अपर्दन करता है। और ये जो क्रियाएं हैं इसमें जो पहला है अपघर्षण। शुद्ध हिम में अपर्दन की क्षमता अधिक नहीं होती, लेकिन कंकड़ पत्थर शिलाखंडों से युक्त होने पर अपर्दन चक्र संपन्न होता है। ये पदार्थ रेगमाल की तरह हिमानी के पार्श्वों और नली को घिसते रगड़ते और खुरसते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उत्पाटन। वर्षा और पिघले हुए हिम से प्राप्त जल सेल संधियों और दरारों में प्रवेश करता है। तापमान गिरने पर जल जमता है। इससे प्रतिवर्ष या प्रति वर्ग इंच क्षेत्र पर 2000 पाउंड का दबाव पड़ता है, जिससे सेलें कमजोर पड़ती हैं। इस प्रकार बड़े बड़े शिलाखंड टूटते हैं। इस क्रिया को वेंजिंग कहा जाता है। गतिशील हिम के प्रहार से सेलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहां गर्त बनता हुआ चला जाता है। तीसरा सने घर्षण। हिमानी के साथ प्रभावित होते हुए शिलाखंड परस्पर रगड़कर खंडित होते रहते हैं और क्रमशः सूक्ष्म चूर्ण में परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः हिमानी अपर्दन की मात्रा हिमानी के आकार के अनुरूप होती है। अपर्दन की गति प्रत्येक स्थान पर भिन्न होती है। इस संबंध को एक सूत्र के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें है इरोजन इज इक्वल टू वेलोसिटी पावर 3, अर्थात हिमानी का अपर्दन उसकी गति का घन होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही लेंगे, बाकी इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।